इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम, जो 11वीं और 12वीं दोनों के लिए है, जिसका हम छठा अध्याय पढ़ेंगे। कोश एक परिचय, मतलब शब्द के बारे में इसमें जानने को मिलेगा। इसका पूरा नाम पढ़िए तो मिलेगा शब्दकोश संदर्भ, ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय, उसके बारे में। लेकिन संक्षिप्त में लिखा गया है कोश एक परिचय। तो चलिए इसके बारे में शुरुआत करते हैं कि शब्द के बारे में, कोश के बारे में कैसे एक परिचय दिया जा सकता है। ये एक नाटक के माध्यम से इसके बुक को लिखा गया है, मतलब इस चैप्टर को नाटक के माध्यम से लिखा गया है, नाटक जैसा। और इस पाठ में शब्दकोश, विश्वकोश और साहित्य कोश के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले ऊपर से देखिए, दृश्य की आड़ के पीछे जो सामने दिखता है, उसके पीछे कुछ ऐसे सुरंग जो अपने गुप्त रास्तों से शब्दों का जन्म स्थान, जन्म कथा तक ले जाती है। जैसे मैं राजेश जोशी जी ने कहा है, हिंदी कवि थे वो, उन्होंने कहा, कुछ पढ़ते समय जब किसी शब्द का अर्थ अथवा उसका संदर्भ आपके जहन में स्पष्ट नहीं होता, तब आप क्या करते हैं। समझो कि कभी मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, और किसी शब्द का मतलब आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे? गूगल करोगे। मैं भी गूगल कर लेता हूं। लेकिन यहाँ पर अलग बात हो जाती, क्योंकि कविता है ना भैया, नाटक के रूप में लिखा गया है। जाहिर है आपके मन में फौरन शब्दकोश मतलब डिक्शनरी का ध्यान आता होगा। डिक्शनरी 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 डिक्शनरी, हिंदी में उसको शब्दकोश शब्दकोश शब्दकोश, कुछ भी बोलो, शब्दकोश बोल सकते हैं। चंद्रिका भी आपकी तरह परेशान हुई। चंद्रिका कौन? चंद्रलोक की परी। तो चंद्रिका भी आपकी तरह परेशान हुई। ऐसा नहीं, आगे सुनिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। आइए जाने कि उनकी समस्या कैसे हल हुई, समस्या कैसे खत्म हुआ। पढ़ते पढ़ते चंद्रिका को ऐसा लगा जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए दांतों के बीच अचानक एक कंकर सा आ फंसा हो। कंकर फंस गया हो, सारा मजा किरकिरा हो गया हो। जब खाना खाओ और दांत के लगे कंकर पड़ जाए तो माथा ठनक जाता है, तुरंत खराब हो जाता है। और चंद्रिका गर्मी की छुट्टियों के दौरान, जब गर्मी का छुट्टी होता था स्कूल लाइफ में, तो उसके दौरान घर में लेट कर किसी और ही दुनिया की सैर कर रही थी। लेकिन अचानक वहां से वापस लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि समस्या के समाधान के लिए वह लता दीदी के कमरे में भागी, लेकिन वह भी कहीं बाहर गई हुई थी। लता दीदी के कमरे में भागने के चाहत में ही उनका सारा ध्यान टूट गया। चंद्रिका के लिए अब कोई तारा नहीं था। जिस उपन्यास के काल्पनिक जगत का वह आनंद ले रही थी, वह उससे आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। उपन्यास पढ़ते पढ़ाते खाने में कंकड़ी की तरह एक शब्द अचानक बीच में आकर उसके आनंद में खनन डाल देता है। उसके बाद शब्द का अर्थ चंद्रिका को पता नहीं था। बगैर अर्थ जाने वह आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। मानो कोई ब्रेक सा लग गया हो उसके पास, कि नहीं, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे शब्द था बिगद। कौन शब्द था? बिगद। यह शब्द उसका मुंह चिढ़ा रहा था। क्या कर रहा था? उसका मुंह चिढ़ा रहा था। और यह पराजय भाव चंद्रिका को स्वीकार्य नहीं था कि मैं हार जाऊं, मैं इसका मतलब निकाल कर रखूंगी। तो लेटे लेटे वह इसी शब्द के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते उसे ऐसा लगा कि जैसे सामने खड़ी खिड़की से कोई छाया सी अंदर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। एक परछाई आया, सामने खड़ा हो गया। अरे, यह तो कोई परी है। चंद्रिका उसे देखकर चौंक गई। थोड़ी घबराहट भी हुई, लाजमी है कि होना ही है कोई सामने आ जाए तो, मगर तुरंत ही उसने स्वयं को संभाल लिया। साहस बिटोरकर उसने परी से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? मैं चंद्रिका हूँ। उस परी ने कहा, मैं चंद्रिका हूँ, शब्दलोक से आई हूँ। मगर चंद्रिका तो मेरा नाम है। उस लड़की ने बोला, चंद्रिका तो मेरा नाम है। हाँ, मैंने ही तुम्हें अपना नाम उधार दिया है। चंद्रिका बोली कि मैंने ही अपना नाम तुम्हें उधार दिया है।
घबराना मत, मैं इस बात की कोई फीस या किराया नहीं लेती, सही में नहीं लेती। शब्द पढ़ी चंद्रिका हंसते हुए परिहास के स्वर में बोली, और हाँ, मेरी तुम्हारी समस्या भी मैं तुम्हारी समस्या भी सुलझा सकती हूँ। विगत भी मेरे लोक में ही विगत भी मेरे लोक में ही रहता है, क्योंकि वो लड़का है और अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। मैं उससे तुम्हारी दोस्ती करा दूंगी, इसके बाद वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। चंद्रिका ने शब्दपरी से कहा, मगर तुम्हारे लोक में जो दूसरे निवासी हैं वे तो मुझे परेशान करते रहेंगे ना। शब्दपरी बोलती है, मैं तुम्हें अपने लोक के सारे रहस्य समझा दूंगी, फिर तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी मेरे बुब्बू। मेरे लोक के समस्त निवासी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। चलो मैं तुम्हें अपने लोक में ले चलती हूँ। मगर मैं चलूंगी कैसे? मतलब वो बोल रही है कि मैं चलूंगी कैसे, मेरे पास तो तुम्हारी जैसा पंख भी नहीं है। चंद्रिका ने थोड़ा आश्चर्य प्रकट करते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फूलों का रथ लेकर आई हूं। कहां पर? फूलों का रथ लेकर आई हूं, चलो चलते हैं। चंद्रिका अपनी हमनाम शब्द परी के साथ, हमनाम मतलब अपने खुद के नाम जैसा नाम वाले परी के साथ फूलों के रथ पर कुछ समय तक उड़ती रही। अब फूलों का रथ एक विशाल नगर के ऊपर था। कहां पर? एक विशाल नगर के ऊपर था। चंद्रिका ने रथ से नीचे देखा और नगर की विशेषता यह थी कि उसमें एक अत्यंत प्रशस्त राजमार्ग था, मतलब बहुत बड़ा चौड़ा एकदम राजमार्ग था, और तारे भवन उस राजमार्ग के कुछ ही तरफ पंक्तिबद्ध, मतलब लाइन के रूप में निर्मित थे, लाइन से लगे हुए थे। और राजमार्ग के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था। राजमार्ग के दूसरी तरफ देखोगे तो कुछ नहीं था। हमारे लोक में नागरिकों को शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। यह एक आदर्श लोकतंत्र है। क्या है? यह एक आदर्श लोकतंत्र है और यहाँ सभी शब्द समान है, एक जैसे हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। यही इतनी सुंदर व्यवस्था है कि किसी राजा या शासक की जरूरत भी नहीं पड़ती है हमें। कौन सा शब्द इस राजमार्ग के किनारे, कौन सा शब्द जो है इस राजमार्ग के किनारे कहाँ रहेगा, इस बात पर भी कोई विवाद नहीं होता। और चंद्रिका ने पूछा, शब्दपरी बोली। फिर आगे शब्दपरी बोलती है, हमने इसके लिए नियम निर्धारित कर रखा है। क्या रखा है? नियम को निर्धारित कर रखा है। हर शब्द, जितना भी शब्द आप जानते हो, सब अनुशासन का पक्का है। बिना किसी बल प्रयोग के वह अपनी जगह खुद ले लेता है। जब भी किसी नए शब्द को यहाँ की नागरिकता मिलती है तो वह भी यहाँ के नियमों के आधार पर ही इस राजमार्ग के किनारे अपनी जगह ले लेता है। यहाँ के भवन भी ऐसे ही हैं। वे थोड़ा थोड़ा आगे खिसक कर नए शब्द को उसका सही स्थान अपने आप दे देते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रिका, अब डिक्शनरी का जहां पर प्रिंटिंग होता है, अब देखते हो ना, एक शब्द बीच में डालोगे तो बाकी अपने आप लिखा जाएगा। समझे? तो चंद्रिका की अगली जिज्ञासा थी, नए शब्द को आपके लोक की नागरिकता क्या आसानी से मिल जाती है? मतलब नया शब्द की नागरिकता, नया शब्द जब आपके लोक में आएगा तो उस शब्द को जल्दी नागरिकता मिल जाती है, हाँ या ना? शब्दपरी ने गर्व भाव से कहा, बहुत खुश होकर कहा, नागरिकता के लिए हजारों शब्द कोशिश करते हैं, मगर वह इतनी आसानी से नहीं मिलती है। जब तक किसी शब्द और उसके अर्थों को तुम्हारे समाज की मान्यता नहीं मिल जाती है, मतलब जिस शब्द को तुम्हारे लोक में मान्यता नहीं मिल जाती है, तब तक हम अपने लोक में उसे प्रवेश की भी अनुमति नहीं देते, लाइन में लगा रहता है। नागरिकता तो दूर की बात है, हमारे लोक की नागरिकता एक बहुत बड़ा सम्मान है, जिसके लिए
शब्दों का लंबे समय तक कोशिश करनी होती है। शब्दों का लंबे समय तक कोशिश करना पड़ता है, तब जाकर हमारे लोक में उनको जगह मिल पाता है। रथ नीचे उतरा और शब्दलोक के प्रवेश द्वार से होते हुए राजमार्ग पर धीरे धीरे चलने लगा। चंद्रिका ने पूछा, शब्दपरी, तुम्हारे लोक की आबादी क्या है? मतलब तुम्हारे लोक में कितने लोग हैं? अभी तो हमारे लोक की आबादी लगभग 5 लाख है। कितना? 5 लाख। उस समय शब्द 5 लाख हुआ करते थे, लेकिन अब ज्यादा हो गए हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, हमारे लोक में नए शब्द भी जुड़ते रहते हैं। शब्दपरी ने आगे कहा, जिस प्रकार तुम्हारी पृथ्वी पर नए नागरिकों चाहे नए नगरों को योजनाबद्ध ढंग से खंडों और उपखंडों में बांटा जाता है, अलग अलग क्षेत्र में बांटा जाता है, और फिर हर मकान को एक संख्या प्रदान की करते हैं, उसी प्रकार हमारे लोक को भी पहले खंडों में बांटा जाता है और फिर उस खंड में हर शब्द के भवन को हमारे नियम के अनुसार क्रमवार व्यवस्थित किया गया है। चंद्रिका का अगला सवाल था, यहाँ खंडों का नामकरण कैसे करते हैं? यहाँ खंडों का नाम वर्णमाला के अक्षरों पर रखे जाते हैं। कहाँ पे? वर्णमाला के अक्षरों पर रखे जाते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को वर्णमाला कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? सीधा बात है, वर्ण क ख ग घ अ आ ई, तो उसी के मेल को वर्णमाला कहते हैं, शब्द कहते हैं। सेंटेंस चाहिए, जैसे क खंड, च खंड, प खंड इत्यादि। इन खंडों का क्रम विवर्तमान, चाहे इन खंडों का क्रम जो है वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार ही है। हाँ, 2 महत्वपूर्ण अंतर है, वे क्या है? पहला अंतर तो यह है कि हिंदी वर्णमाला अ से शुरू होता है, ठीक है, मगर इस लोक में पहला खंड अंगह से शुरू होता है। किससे? अंगह खंड से शुरू होता है। इसके बाद अ आ ई, बाकी सब सेम है, एक जैसा ही है, वर्णमाला के क्रम से ही है। दूसरा अंतर क्या है? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर मतलब बड़ा अक्षर जिसको बोलते हैं, छ त्र ज्ञ स्र वर्णमाला के अंत में आते हैं, लेकिन हमारे शब्दलोक में ये उन वर्णों के अंत्याक्षर के साथ आते हैं। कैसे में? बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। चंद्रिका ने भोलेपन से कहा, ठीक है, सब समझ जाओगे। इस राजमार्ग पर मेरे साथ आगे चलो। फूलों का रथ अब राजमार्ग पर चलने लगा। उसके बाद एक और प्रकृति का अक्ष संदर्भ था। क्या था? सामने था, और दूसरी ओर शब्दों के भवन थे। पहला खंड अंगह खंड था, फिर अखंड, आखंड, ई खंड, बड़ी ई खंड इत्यादि एक एक कर आने लगे थे। स्वर वर्ण से नामित आखिरी खंड अवखंड था। कौन खंड था? अवखंड। फिर व्यंजन से नामिक पहला खंड क खंड था। पहला खंड कौन सा था? क। किससे? व्यंजन से। स्वर से कहां से था? अंग से लेकर औ तक, ठीक है, और व्यंजन में क से लेकर आगे तक है, बताते हैं। शब्दपरी बोले, अब व्यंजन वर्ण से नामित खंड शुरू हो रहे हैं। इन खंडों की एक खास बात यह है कि उपखंडों में विभाजित है। किसमें? उपखंड मतलब अलग अलग क्षेत्र में विभाजित है। खंड के भीतर के उपखंडों को व्यंजन पर लगी मात्रा द्वारा नामित किया जाता है। जैसे में चंद्रिका फिर बोल पड़ी, बात पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। शब्दपरी ने समझाया कि हमें व्यंजन के आवश्यकता अनुसार मात्रा भी लगानी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें व्यंजन नामित खंडों को मात्राओं के आधार पर उपखंडों में बांटना होता है। और अब क खंड की बात लो, जिसमें आएगा, हम इसके सामने से अभी गुजर रहे हैं, ठीक है। पहले कंग फिर क उपखंड इत्यादि एक एक कर आते हैं। देखो पहले क्या है, पहले क आता था ना ककहरा में, लेकिन यहाँ पर
पहले क नहीं आएगा, कंग आएगा, कंग, ठीक है। उसके बाद बाकी सब आएंगे। रथ आगे बढ़ रहा था। क खंड के विभिन्न उपखंड एक एक कर गुजरने लगे थे। कंग क, कंग क, का की कु कु के कै को, कौ। उपखंडों से गुजरते हुए रथ कौ उपखंड तक पहुंच चुका था और तभी चंद्रिका के मन में एक सवाल उठा। वो कौन सा सवाल है? मेरे हम नाम जी, मतलब मेरे नाम के पढ़ी जी, विभिन्न मात्राओं से नामित उपखंड तो नजर आ रहे हैं, मगर सारे शब्द इस लोक में कहाँ निवास करते हैं? जहाँ दो व्यंजन मिलकर उपयुक्त अक्षर बनाते हैं, जहां पर दो व्यंजन मिलकर एक उपयुक्त अक्षर बनाते हैं, तभी हम क खंड का नजारा देखते हैं, ठीक है। मगर क्यारी कंदन क्रीड़ा आदि शब्द तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। शब्दपरी बोली, यह तुमने अच्छा सवाल उठाया है। हमारे लोक में इसके भी निश्चित नियम है। कौन से? अब क खंड की ही बात ले लो। कंग उपखंड से चलते चलते हम क उपखंड तक पहुंच चुके हैं और इसके बाद संयुक्त अक्षर का उपखंड शुरू होगा। शब्दपरी ने सच ही कहा था। क उपखंड के तुरंत बाद क, आधा क, पूरा क नहीं बोला, क उपखंड शुरू हो गया, ठीक है। क्या, क्यारी, क्यों जैसे शब्द आने लगे, शब्दपरी बोल पड़ी। शब्दपरी क्या बोलती है? मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया था कि छ त्र स्र जैसे वर्णों से शुरू होने वाले शब्द इन वर्णों के प्रथम अक्षर के साथ आते हैं। जैसे में चंद्रिका ने याद करते हुए कहा, हाँ, और आपकी बात मेरे समझ में नहीं आई थी। शब्दपरी समझाने की मुद्रा में बोली, देखो, अब छ का ही उदाहरण ले लेते हैं। तो यह छ और मूर्धन्य स के योग से बना हुआ संयुक्त अक्षर है। इस संयुक्त अक्षर का पहला अक्षर यानी प्रथम अक्षर क है। अतः यह इसी उपखंड में आगे जाकर इसी उपखंड में आगे जाकर है, ठीक है ना। प्र के प्रथम अक्षर में छ है कि नहीं है, इसलिए आगे जाकर जरूर मिलेगा। यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात है, इसको जानो आप। शब्दकोश शब्दों का खजाना है। उसमें एक भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। 2 नंबर, शब्दकोश में शब्दों की व्युक्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप एवं लिंग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 होते हैं शब्द में, एवं विभिन्न संदर्भ परक अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, परंतु अंग से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं। यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें उस क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से मिलकर वे बने हैं। जैसे क्र प्लस श इक्वल टू बड़का छ, ठीक है। क और स मिलाकर बड़का छ, ज और य मिलाकर ज्ञ, और उसके बाद से त और र बनाकर त्र, और दंत सने तलाबे स और र मिलाकर स्र बनते हैं ना। ऐसे ही स्वर रहित व्यंजन स्वर से मिलकर उसके साथ ही व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं। जैसे क्या शब्द कौस्तुभ के बाद ही आएंगे, क्या शब्द उसी कौस्तुभ के बाद ही आएंगे। आगे देखते हैं। रथ की यात्रा जारी थी, रथ चल रहा था। चंद्रिका ने ध्यान दिया कि प्रथम अक्षर से शुरू होने वाला शब्द एक एक कर सामने आता था। तो क से शुरू होने वाले शब्द आ रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे आते हैं ना वो सब।
पता नहीं आज मेरा माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है। गुजर रहे थे, क्रम वर्णमाला, यहाँ पर देखो क्रम वर्णमाला का ही था। हाँ, वे दो नियम भी लागू हो रहे थे जो शब्दपढ़ी ने शुरू में बताया था कि क और य से मिलकर बने संयुक्त अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों से आगे बढ़ते हुए दोनों क और र से बने संयुक्त अक्षर क्र, तो क्र से शुरू होने वाले शब्दों के भवन आएंगे। क्र से कंदन, क्रंदन और क्रंदित के बाद क्र का नंबर आता है क्रम, क्रमश इत्यादि शब्दों के भवन आए हैं। फिर क्र, क्री इत्यादि की प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवन आते हैं। उसके बाद से क्र, प्रबंध होने वाले शब्द सब साथ में आने लगते हैं। यहाँ पर संदर्भ ग्रंथ देखिए, जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथ में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद रूप विश्व ज्ञान कोश, इसमें मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी और सूचना का संक्षिप्त संकलन होता है। आगे देखिए, संदर्भ ग्रंथ के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार हैं, जैसे में साहित्य कोश और चरित्र कोश। साहित्य कोश में साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारियां संकलित होती है, उससे मिलता जुलता रहता है। चरित्र कोश में साहित्य, संस्कृति, विज्ञान इत्यादि कक्षों चाहे क्षेत्रों में महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतियों के बारे में जानकारी संलिप्त होती है। आगे है संदर्भ ग्रंथ गागर मतलब गागर में सागर, छोटे से बर्तन में पूरा सागर घुसा देने की क्षमता, तो गागर में सागर के सामान्य है। जब भी किसी विषय पर तुरंत जानकारी की आवश्यकता होती है तो संदर्भ ग्रंथ हमारे काम आते हैं। क्या आते हैं? हमारे काम आते हैं। संदर्भ ग्रंथ में जानकारियों का सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के अनुसार होता रहता है। सब नियम के अनुसार शब्दकोश में ऊपर नीचे अंतर होते रहते हैं और सब नियम के ऊपर चलता रहता है। आइए अब फिर से बुक पर आ जाते हैं। क्र के बाद कल एवं कौ से शुरू होने वाले शब्द आए हैं। फिर शुरू हुआ छ से प्रारंभ होने वाले शब्दों के भावनों का सिलसिला, जो किससे चालू होते हैं? छ से। ठीक है, यह इस लोक के नियमों के अनुसार ही था। चूंकि छ संयुक्त अक्षर क और कौन सा है वह बताओ? मूर्धन्य स्वर से मिलकर बना है, अतः इसे क और व से मिलकर बने क संयुक्त अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के बाद ही आना था, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर के बाद ही इसको आना था क, क्योंकि उसको बीच में जोड़ा जाता है, साइड में नहीं लिया जा सकता ना। क्या, क्यों, कैसे, ये सब को साइड में रखा जा सकता है क्योंकि ये प्रश्नवाचक हो गया। चंद्रिका जो थी खुश हुई और बोली, अब बात मेरे समझ में आ रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि त्र संयुक्त अक्षर त और र वर्णों से मिलकर बना है, अतः इससे शुरू होने वाले शब्दों के भवन त खंड के नियम अनुसार निर्धारित स्थलों पर आएंगे। मतलब इसके अनुसार जो भी त और त खंडों के अनुसार जो भी शब्द आते हैं उसके नियम के अनुसार ही आगे का शब्द आएगा। मतलब अब समझ में आ चुका है कि हो क्या रहा है। शब्दपढ़ी प्रशंसा भाव से मुस्कुराई। शब्दपढ़ी जो थी खुशी के भाव से मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल ठीक, सही समझे। ज्ञ संयुक्त अक्षर ज और य वर्णों से मिलकर उसके साथ संयोग करके बना है, अतः इससे प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवन ज्ञ खंड के अपने निर्धारित स्थानों पर आएंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि
ज्ञ और य से बना है, तो ज्ञ से शुरू होने वाले शब्दों में मिलकर आएंगे। वैसे ही स्र संयुक्त अक्षर कौन सा है? वह तलावे स और र वर्णों से मिलकर बना है, अतः इससे शुरू होने वाले शब्दों के निवास स्थल तलावे स खंड में होंगे। रथ चलता जाता था, रथ आगे बढ़ता गया, थोड़ी देर में ही च खंड आ गया। कौन सा? च खंड आ गया। इस लोक के नियमों के हिसाब से पहले च उपखंड आया, फिर चंद्रिका आई। ठीक है, फिर चंद्रिका खुशी से चिल्ला पड़ी, शब्द पड़ी, बोली, लो तुम्हारा उपखंड तो आ गया, तुम्हारा घर तो इसी उपखंड में आता है जी, तुम्हारा घर तो इसी उपखंड में आता है। बिल्कुल ठीक, थोड़ी ही देर में इस राजमार्ग के किनारे मेरा घर आने वाला है। च उपखंड में निवास करने वाले शब्दों के भवन एक एक कर आते जा रहे थे, और पहले उन शब्दों के भवन थे जिनका दूसरा वर्ण क से शुरू होता था। मतलब यहाँ पर है कि पहले ऐसे भवन आते थे जो क से शुरू होता था, यानी यहाँ भी नियम वही था जो पहले वर्ण के लिए था। बात वही है, थोड़ा सा अदल बदल है। धीरे धीरे उन शब्दों के भवन आए जिसका दूसरा वर्ण द था, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझाता। कब? अगले भाग में। किसमें? अगले भाग में, नहीं तो आप पक जाओगे बाबा। चलिए ये सब छोड़िए, मैं आपको अलग से एक बात बताता हूँ कि आपको जो भी डाउट हो, नहीं भी समझ में आए, आप बेझिझक हमारे से कमेंट करके पूछ सकते हैं ना बाबा। आप एक बार कमेंट तो करो, आपके डाउट क्लियर करेंगे हम। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। धन्यवाद।